हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूबिका लियाकत। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक देश का प्रधानमंत्री अपना पद इसीलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि सैलरी से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में तो नेता होने का मतलब ही सुख और समृद्धि की गारंटी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री सिर्फ सैलरी के लिए अपना पद छोड़ दे तो ये तो हास्यास्पद लगता ही है। लेकिन अगर देश ब्रिटेन है तो फिर ये संभव है। खबर यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी तनख्वाह से परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे हैं और इसीलिए पद छोड़ना चाहते हैं। अब जरा इस खबर को भारत के परिदृश्य में सोचिए तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि भारत में या तो पैसे वाला नेता बनता है, नहीं तो नेता बनने के बाद आदमी इतना कमा लेता है पैसा कि उसकी कई पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। भारतीय राजनीति के बारे में ये दावा किया जाता है, हालांकि कुछ अपवाद भी है, लेकिन भारत में राजनीति की ज्यादातर धाराओं का हाल यही है। यहाँ राजनीति सबसे शानदार निवेश है, इन्वेस्टमेंट। राजनीति के सामने सोना, चांदी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारे निवेश बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि राजनीति के निवेश में आर्थिक फायदा 10 से 20% नहीं होता है, सैकड़ों प्रतिशत होता है। तो आज इसी की करेंगे चर्चा, लेकिन ये जान लीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का गुजारा आखिर हो क्यों नहीं पा रहा। आप में से जो लोग इन्हें नहीं पहचानते हैं, उन्हें हम बता दें कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। ये इस वक्त एक खबर की वजह से चर्चा में है, और खबर ये है कि कम सैलरी की वजह से बोरिस जॉनसन का घर नहीं चल पा रहा, इसलिए बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मिरर ने जॉनसन की पार्टी के एक एमपी के हवाले से यह खबर छापी है। ब्रिटेन की यह खबर हर भारतवासी को हैरान इसलिए करेगी क्योंकि भारत में नेता होना सुख समृद्धि की गारंटी माना जाता है। आप भले ही अपनी नौकरी में 10% की सैलरी बढ़ोतरी को बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन भारत में नेताओं की संपत्ति में 10, 20 या 100-200 नहीं, बल्कि 1000% तक बढ़ोतरी होती है। इसीलिए भारत में माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति छोटा नेता भी बन गया तो उसकी कई पीढ़ियां बैठकर खाती हैं, और भारत में नेतागिरी के ज्यादातर मामलों में होता भी यही है। इसीलिए आज भारत और दुनिया की राजनीति का यही फर्क आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपना घर क्यों नहीं चला पा रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन को सालाना 1 करोड़ 44 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। जॉनसन के 6 बच्चे हैं जिनका उन्हें खर्च उठाना पड़ता है। बोरिस को पूर्व पत्नी को भी गुजारे भत्ते के रूप में एक बड़ी रकम देनी होती है। उन्हें अपने बेटे को एटन स्कूल में भेजने के लिए 40 लाख रुपए सालाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने से पहले बोरिस जॉनसन की अच्छी कमाई थी। उन्हें डेली टेलीग्राफ में कॉलमिस्ट के तौर पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए सालाना मिलते थे। अखबार में कॉलम लिखने के लिए 22 लाख रुपए महीने के मिलते थे। पीएम बनने से ठीक पहले एक महीने में 2 लेक्चर के लिए 1.5 करोड़ रुपए भी मिले थे। भारत में भले ही नेता पद पर रहते हुए सबसे ज्यादा कमाता हो, लेकिन ब्रिटेन में ज्यादातर प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, और कमाई का मुख्य जरिया लेक्चर या कंसल्टेंसी होता है। पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे 1 साल में 8 करोड़ 69 लाख रुपए कमा चुकी हैं। बोरिस को उम्मीद है कि वो इससे 2 गुना कमा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन एक स्पीच के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने लेक्चर और कंसल्टेंसी से 210 करोड़ रुपए कमाए। वैसे भारत में नेतागिरी को पहले जनसेवा ही कहा जाता था। नेता अभी भी जनसेवा का नाम लेकर राजनीति में आते हैं, लेकिन इस पेशे में तरक्की के साथ साथ सेवा से ऊपर मेवा कैसे आ जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। बहुत ही दिलचस्प है ये कि बोरिस जॉनसन ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को पाल पोस नहीं पा रहा हूं, ये जो मुझे गुजारा भत्ता मिलता है इसमें मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मुझे अपने परिवार को प्राथमिकता देनी है और इसीलिए मैं पद छोड़ना चाहता हूं। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब इसे आप भारतीय परिवेश में देखने की कोशिश कीजिए, और इसे समझने के लिए 2 बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो फाउंडर हैं एडीआर के, जिन्होंने आप जानते हैं राजनीति में क्राइम हो, करप्शन हो से लेकर बहुत काम किया है, जगदीप छोकर साहब। बहुत बहुत स्वागत है जगदीप जी आपका। और मेरे साथ देवेंद्र पाई साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि लेक्चरर भी है और कोर्स हेड भी है IIDL के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले जगदीप जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि आप इसे देख कैसे रहे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री
इसलिए पद छोड़ देता है क्योंकि वो कहीं और से कमाई नहीं करता है, वो बहुत ईमानदार है कि भाई इतने में मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है, बेटर आई शुड लीव। मैं इसको बहुत अच्छी तरह देखता हूं और मैं डेविड का ये क्या नाम है जॉनसन के क्या नाम है उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बोरिस जॉनसन की इज्जत करता हूं इस काम के लिए कि वो जैसे उनको तनख्वाह मिलती है उसी में कोशिश करते हैं। और वहां ये भी बड़ी अच्छी बात है कि तनख्वाह ही मिलती है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। वो सब्जी लेने भी साइकिल पे जाते हैं, जो मैंने सुना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जितना पैसा जनता का एक नेता को या अधिकारी को मिल रहा है वो उसी में अपना गुजारा करे, उससे ज्यादा वो अगर खर्चा करना चाहता है तो वो दूसरा काम करे। राजनीति या सरकारी या जनता की सेवा को एक प्रोफेशन समझना और उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बात है, क्योंकि राजनीति पुराने जमाने में जब से ये काम शुरू हुआ था ये जनता की सेवा की जाती है, कोई अपने फायदे के लिए राजनीति में नहीं जाता आमतौर पे। लेकिन हमारे देश में तो कहानी दूसरी है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लोग इलेक्शन लड़ते हैं जल्दी अमीर होने के लिए। सही कह रहे हैं सर आप, और इसीलिए तो हमने कहा कि यहाँ 10 या 20% के इजाफे की नहीं होती उम्मीद, यहाँ सैकड़ों प्रतिशत इजाफे की होती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान आप देख लीजिए, हरियाणा के कद्दावर नेताओं में से एक है, जो ये कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसका जो आपको इसके बदले जो आपको मिलेगा वो बेतहाशा होगा। यही चीज मध्य प्रदेश के एक नेता के बेटे कहते हुए पाए जाते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, अकूत यहाँ पर संपत्ति है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। नाउ मिस्टर पाई, ये एक नए डायमेंशन की तरफ भी ले जाता है कि अब तक जो आप कह रहे थे कि भाई ये जनता की सेवा है, समाज की सेवा है, नहीं, ये एक जॉब है, ये एक जॉब है। इस जॉब का अगर अच्छे से मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता ईमानदारी से, तो इस जॉब को कोई और ले ले। बराबर। जगदीप जी ने जो बात कही उसी बात को मैं थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। जगदीप जी ने कहा कि राजनीति में भारत में जो लोग आते हैं वो सेवा भावना से आते हैं, और ये कुछ हद तक सही बात है। अगर हम हमारा स्वतंत्रता आंदोलन देखें, जो 47 के समय जो नेता थे वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो एक बहुत ही रईस खानदान से आते थे, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से आते थे और सेवा भावना से राजनीति में आए। लेकिन उसी समय डेमोक्रेटाइजेशन हमारे देश में डीप जा रहा था और ऐसे भी लोग राजनीति में आए जो उतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं थे। और जिस तरीके से सैलरी मिलनी चाहिए एक एमपी को या एक मिनिस्टर को देश चलाने के लिए, हमें पता है कि हमको उतनी सैलरी नहीं मिलती। अगर देखा जाए तो आज भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 1 लाख रुपए मिलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री को 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में देश चलाने के लिए इतनी कम जो भी कीमत दी जाती है, और जहां पे एक साइड में हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी पर मंथ 1.25 करोड़ लेके जाते हैं आफ्टर हिज सैलरी गॉट कैप्ड बाय कोविड सिचुएशन। तो आई बिलीव मुझे लगता है कि जो देश में युवा हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजनीति में आने के लिए, देश सुधारने के लिए, और उनको वो इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति में उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और इस सेक्टर में आना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या वाकई हमारी राजनीति में इंसेंटिव नहीं मिलते हैं? सैलरी से लेकर, सब्सिडी से लेकर, बाकी तमाम चीजें जो मिलती हैं, मैं उस पर डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले भारत में देखिए एक पुरानी कहावत है, और वो कहावत क्या कहती है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर बेटा कुपुत्र हो गया तो फिर कमाने से क्या फायदा या बचाने से क्या फायदा, अगर वो उड़ा ही देगा। और दूसरा ये कि अगर काबिल है आपका बेटा या काबिल है आपकी संतान, तो फिर कमाने की क्या जरूरत, वो लायक है, वो कमा ही लेगा। तो ऐसे में ये कहावत जो है, अगर उसे आप प्रैक्टिकली देखें तो बहुत कम लोग हैं जो असल जिंदगी में इस पर अमल करते हैं, अपनी काबिलियत से कमा लेते हैं। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, वो अपने परिवार के लिए संजो के रखते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और कई बार तो करप्शन की राह जो है वो भी पकड़ लेते हैं।
ये रिपोर्ट अब आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय समाज के वंशवाद की जो ये सच्चाई है ना, वो किसी से अछूती नहीं है। अब ये देखिए कि कैसे भारत में राजनीति सबसे शानदार निवेश माना जाता है। भारत में अब राजनीति के दो पहलू हैं। एक, आदमी पैसे वाला हो तो आसानी से नेता बन सकता है, और पैसे वाला न हो तो नेता बनने के बाद आसानी से पैसा कमा सकता है। उदाहरण देखिए, बिहार में आज विधानसभा के पहले चरण के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में 1066 में से 375 यानी 35% करोड़पति कैंडिडेट हैं। एक प्रत्याशी की औसत संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए है। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक साल में जो 1,44 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, उससे ज्यादा की औसत संपत्ति तो बिहार विधानसभा चुनाव के एक प्रत्याशी की है, 2 करोड़ रुपए। इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने ये बात कही कि भारत में राजनीति सबसे अच्छा निवेश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीति में नेताओं की संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ती है। 2019 में दोबारा लड़ने वाले बीजेपी के 170 सांसदों की संपत्ति औसतन 13 करोड़ से 17 करोड़ रुपए तक बढ़ी। 5 सालों में शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसदों की संपत्ति तो औसतन 115 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। इसी तरह एनसीपी के 4 सांसदों की संपत्ति 102 करोड़ रुपए तक बढ़ी, और कांग्रेस के 38 सांसदों की संपत्ति में औसतन 60 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसीलिए हमने ये कहा था कि भारत में नेता होना सुख समृद्धि की गारंटी माना जाता है। नेताओं की संपत्ति में बढ़ोतरी का आंकड़ा तो है, लेकिन ये संपत्ति कैसे बढ़ी, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हमारे पास कुछ और भी आंकड़े हैं। राज्यसभा के 203 यानी 89% सांसद करोड़पति हैं। राज्यसभा में एक सांसद की औसतन संपत्ति 62 करोड़ 67 लाख रुपए की है। इसी तरह लोकसभा में भी 475 यानी 88% सांसद करोड़पति हैं। यहाँ एक सांसद की औसत संपत्ति 20 करोड़ 93 लाख रुपए है। इतनी तेज गति से अगर किसी आम आदमी की संपत्ति में इजाफा हो जाए तो इनकम टैक्स विभाग उसे तुरंत नोटिस जारी करके जवाब मांग लेगा। जवाब नहीं दे पाए तो फिर कार्रवाई भी होगी। लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में आम आदमी और नेता दोनों के लिए कानून अलग अलग है, और इसकी एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी है। इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड और भारत के भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। करप्शन इंडेक्स में 198 देशों में अमेरिका 23वें नंबर पर है, यूके 12वें नंबर पर और भारत 80वें नंबर पर है। यानी हमारे देश में इन देशों से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है। भारत और पश्चिमी देशों की राजनीति की जब भी तुलना होती है तो जानकार वंशवाद की परंपरा को एक बड़ा फर्क मानते हैं। भारत में माना जाता है कि नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता और उद्योगपति का बेटा उद्योगपति ही बनेगा। लेकिन पश्चिमी देशों में नेताओं और अभिनेताओं का वंशवाद तो छोड़िए, वहां तो बड़े बड़े बिजनेस घरानों में भी वंशवाद नहीं होता है। अमेरिका, यूके और कनाडा की लिस्टेड कंपनियों का मालिकाना हक निवेशकों के पास होता है। अमेरिका में कंपनी के 10 बड़े निवेशकों के पास 43% मालिकाना हक होता है, जबकि परिवार के पास नाम मात्र की शेयर होल्डिंग होती है। जबकि भारत में बड़े बड़े उद्योगपतियों के परिवार ही विरासत को आगे बढ़ाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में अमूमन माता पिता बच्चों के बड़े होने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं, उनका पूरा खर्च उठाते हैं, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। वहां बच्चा 18 साल का होते ही आत्मनिर्भर बन जाता है। अमेरिका में 26% और यूके में 30% माता पिता ही अपने बालिग बच्चों को आर्थिक मदद देते हैं, जबकि भारत में 55% माता पिता अपने बालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देते हैं। इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर भारतीय समाज से बच्चों के लिए संपत्ति जुटाने वाली ये परंपरा हट जाए तो क्या राजनीति में शुचिता आ सकती है? जगदीश जी, एक बात बताइए, अगर राजनीति की शुरुआत हिंदुस्तान में समाज सेवा से हुई थी, जन सेवा से हुई थी, तो ये मामला गड़बड़ाया कहां कि अब अगर सफेद पोश कोई है तो हमें फौरन लग जाता है, और टोपीधारी है तो हमें फौरन लग जाता है कि भाई ये तो चलता फिरता बैंक है जिसने अपने परिवार और पीढ़ी के लिए खूब कमा कर रखा और गलत जरिए से। देखिए, देवेंद्र जी ने जिक्र किया था कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल बड़े रईस खानदानों से आते थे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा जैसे भी लोग हुए। तो लोग सब तरह के हैं और सब तरह के थे, लेकिन ये राजनीति को प्रोफेशन या धंधा बनाने के लिए तो जब से पैसे की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है,
तब से कुछ लोग पैसा पार्टी के लिए लेते हैं, कुछ लोग अपने चुनाव के लिए लेते हैं, उसमें से कुछ अपनी जेब में डालते हैं। और फिर हमने ये देखा है कि जो उम्मीदवार है उसकी 5 साल में संपत्ति जनरेटर से 10 गुना होती है, जो चुन के एमएलए हो जाता है उसकी 100 गुना होती है, जो मंत्री बन जाता है उसकी 1000 गुना होती है। और ये जो देवेंद्र जी ने कहा कि 1 लाख रुपया उनको मिलता है, ये बहुत कम है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि तनख्वाह तो 1 लाख है, उनको बाकी भत्ते और अलाउंस कितने मिलते हैं। मकान फ्री मिलता है, हवाई जहाज से पता नहीं 32 या 64 उड़ानें फ्री मिलती हैं, रेलवे में एक अपने साथ आदमी ले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉन्सेप्ट है कॉस्ट टू कंपनी, तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने जितने ये नेता हैं इनके लिए इनकी तनख्वाह नियुक्त करें कॉस्ट टू कंट्री लगा के, और उसमें उनको 10 लाख रुपया दीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए, लेकिन उसके बाद ना मुफ्त में टेलीफोन, ना मुफ्त में घर, ना मुफ्त में ट्रैवल, कुछ नहीं मुफ्त में। आप 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, लेकिन उसके बाद इकन्नी का अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ये हो जाए तो बात खत्म हो जाए। देवेंद्र जी, ये आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हिंदुस्तान में ये जो करप्शन इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा, खासकर पॉलिटिशियंस जो जुड़ता है। आपके पास ऐसा कोई आइडिया प्रोफेसर पाई? दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, प्रोफेशन इजंट अ बैड वर्ड। आई मीन इट इज ब्रिंगिंग एक्सीलेंस इन वॉट एवर यू डू। जैसे हम एक इनिशिएटिव चलाते हैं, हम एक कोर्स चलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लीडरशिप पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जहां पे भारत भर से जिनको राजनीति में जाने हैं ऐसे छात्र आते हैं, वो 9 महीने की हमारे साथ ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद फील्ड में इंटर्न करके जाते हैं। 3 साल के बाद हमें ये ध्यान में आ गया कि राजनीति में ऐसे यू डायरेक्टली कैन नॉट अर्न मनी, और अगर आप अर्न नहीं करते हो तो आपके पेट के लिए आप कुछ गलत रास्ता यूज कर सकते हो। इसलिए हमने इस साल इस इंस्टीट्यूट ने एक फेलोशिप शुरू की कि राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए जो भी इच्छुक है, यंगस्टर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, उनको हम एक स्टाइपेंड देंगे 1 साल के लिए, और 1 साल वो राजनीतिक क्षेत्र में जाके काम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, मैं कुछ करूं? देखिए, ये लोग चलिए बड़ी अच्छी बात है। प्रोफेसर पाई, कहीं से तो शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप चोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पाई साहब।